आप देख रहे हैं समय शिखर। कोयला उद्योग में 100% प्रत्यक्ष निवेश यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल जारी है। मजदूरों और कर्मचारियों ने इसको लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। इसमें कुछ प्रबंधन के लोग भी शामिल होते दिख रहे हैं। मजदूरों और कर्मचारियों का कहना है कि इससे लोगों की नौकरी छिन जाएगी और लोगों के रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा। प्राइवेट हाथ में जाने से कोयला उद्योग पूरी तरह मनमानी का शिकार हो जाएगा। हड़तालियों का कहना है कि पूरे कामकाज ठप कर दिया गया है और हड़ताल पूरी तरह सफल है। इधर सरकार का मानना है कि एफडीआई से लोगों की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि काम ज्यादा तेजी से होगा, उत्पादन बढ़ेगा और अवैध खनन पर लगाम भी लगेगा। बहरहाल एफडीआई से फायदा है या नुकसान, इस मसले पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, पर कुछ खबरें देख लेते हैं। धनबाद स्थित कोल इंडिया में एफडीआई के विरोध में 23 सितंबर से 5 दिनों की हड़ताल शुरू हो गई है। कोल इंडिया में हो रही 5 दिनों की इस हड़ताल में तकरीबन 3000 टन कोयला के नुकसान का अनुमान है। सभी ट्रेड यूनियन कोल इंडिया में एफडीआई के निवेश का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार पहले ही कोल सेक्टर को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख चुकी है। अब कोल सेक्टर में 100% विदेशी निवेश कराने का फैसला कर हमें बर्बाद करना चाहती है। हमारे संवाददाता बलराम दुबे ने धनबाद में कुछ हड़तालियों से बात की है, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। उत्पादन भी नहीं, आप लोगों को हाजिरी भी नहीं बनी होगी ना, हाजिरी भी नहीं बनी है और उत्पादन भी नहीं है और 100% डिस्पैच भी बंद है। तो बोलता है मैनेजमेंट तो बोल रहा है कि हम उत्पादन भी कर रहे हैं, डिस्पैच भी कर रहे हैं। मैनेजमेंट झूठ बोल रही है, अपना रोटी सेक रही है, अपना बाबाई के लिए वो बोल रही है कि हम 100% है, लेकिन हम लोग का स्ट्राइक उत्पादन डिस्पैच सब सफल है। ठेका मजदूरों की स्थिति क्या कोल सेक्टर में है? 8000 और 9000 में मजदूर खट रहे हैं और जो केंद्र सरकार की साजिश है एफडीआई लाकर, ये फिर से जो मजदूर जो है सरकारी उपक्रम में काम कर रहे हैं उन्हें ठेका मजदूर बना देने की एक सोची समझी साजिश है। प्राइवेट मालिकों के द्वारा शोषण होता था, उसको जबरदस्ती काम लेता था, उसका जो वेतन निर्धारित नहीं था, वो निजी मालिक जो है उसको मनमाना ढंग से वेतन देता था। आज वही स्थिति केंद्र सरकार कोल उद्योग में पैदा करना चाहती है। 75 के दशक में जिस तरह से कोल इंडिया के यानी कोल सेक्टर के जो प्राइवेटाइजेशन था, उसी और फिर एक बार सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेलने के प्रयास कर रही है, जिसका मजदूरों ने पुरजोर विरोध किया है। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से 100% स्ट्राइक हुआ है, कहीं न कहीं कोल मजदूरों के चट्टानी एकता का एक परिचायक है, जो आने वाले वक्त में सरकार को आंख नाक खोलने की विवश कर देगा। बलराम दुबे, सारा समय धन्यवाद। गिरिडीह से हमारे संवाददाता नरेश गोस्वामी ने हड़ताली कर्मचारियों से बात की, वो भी देख लेते हैं। बता दूं, गिरिडीह में 2 जगह कोल माइंस चलता है, जिसमें हम अभी खड़े हैं कबरीबाद ओपन माइंस में, और हम यहाँ बात करते हैं एफडीआई को लेकर के। हम लोगों को बापू ने जिस तरह से आजादी दिलाया है, डेमोक्रेटिक दिलाया है, फिर उसमें जो है ये खलल न डाले और आने के हम लोग विदेशी के हाथों में फिर आने गुलाम न बने। एफडीआई के विरोध में पूरे देशव्यापी हड़ताल किए हैं। भारत में जितना 9 कोल इंडिया उसका 9 सब्सिडरी है, हम 9 सब्सिडरी में हड़ताल में गए हैं। सबसे पहले क्या है कि एफडीआई आने से क्या होगा कि हमारे पास लिमिटेड कोल ब्लॉक है और कोल इंडिया के पास 90% कोल ब्लॉक है जो कोल इंडिया के तहत चल रहा है। अगर एफडीआई आता है तो हमारा कोल ब्लॉक बाहर के विदेश की कंपनियों को दे दिया जाएगा और उससे क्या होगा, कोयला सस्ता होगा। जब कोयला सस्ता होगा तो कोल इंडिया का जो बाजार है, कोल इंडिया का जो विनिवेश है, कोल इंडिया का शेयर है, उसका वैल्यू गिरेगा और कोल इंडिया का स्थिति ऐसा हो जाए कि आने वाले दिन में कोल इंडिया के जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं, उसको कोल इंडिया वेतन नहीं दे पाएगा। और एक सोची समझी साजिश है सरकार की कि हम पहले अंग्रेजों को हम लोग भगाए थे, फिर से वही वापस उस अंग्रेज को हम देश में ला रहे हैं और उसको अपना संसाधन जो ये जो जमीन है, ये जो कोयला है, ये हम ग्रामीणों का है, हम क्षेत्रवासी का है। आज हमारा ये जो है सो मिनी रत्न से महारत्न तक कोलरिया में जो उत्पादन दे करके सारे लोगों ने इसको ये किया। श्रीमती इंदिरा जी ने इसको नेशनलाइज करके प्राइवेटाइजेशन से बचा करके गवर्नमेंट को दिया और उसमें से जितने लोग आज काम किए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सब कुछ बने और देश का विकास किया।
पर्सन स्ट्राइक पर यहाँ के जो मजदूर हैं जो वो चले गए हैं और हम लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। जो 1971 में राष्ट्रीयकरण जब कोयला का किया गया था तो यह सोच के किया गया था कि जो मजदूर यहाँ जो मेहनत करके जो यहाँ पर कोयला प्रोडक्शन करते हैं और पूरे देश को रोशन करने का काम करते हैं तो उनको वाजिब हक मिले। यह हक की लड़ाई हम लोग मजदूर के साथ लड़ने का काम करेंगे। कोल इंडिया में एफडीआई लाना ये मजदूर के बहुत बड़ा शोषण है। मजदूर इतने मेहनत से कोल इंडिया को इतना मजबूत किया है। सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, एनटीपीसी हो, सारे कर्मी हड़ताल पर हैं समय के लिए। नरेश नाथ सारा गिरिडीह। कोयला उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के विरोध का असर रांची के सीसीएल में भी देखने को मिला। यहां कर्मचारी हाथों में झंडा और पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। इस हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ से संबंध रखने वाले सभी श्रमिक संगठन शामिल हैं। इसके चलते सीसीएल मुख्यालय में इसका व्यापक असर देखने को मिला। हड़ताल के चलते सीसीएल के सभी क्षेत्रों में उत्पादन और डिस्पैच का काम पूरी तरह से बंद हो गया है। इस दौरान मजदूरों में भी काफी आक्रोश देखा गया है। मजदूरों का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीति के चलते कोल उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारी जो कंपनी है अभी कोल इंडिया, ये कोल इंडिया जो उत्पादन करती है इसमें हम सीएसआर के तहत भी सेवा करते हैं लोगों के बीच में जाके और वेलफेयर का भी काम करते हैं, मजदूर के बीच में वेलफेयर करते हैं। लेकिन विदेशी कंपनी हमारे वेलफेयर और सीएसआर को नहीं मानेगी। मैं तो बीएमएस की तरफ से 5 दिन के हड़ताल पर हूँ। अगर जरूरत पड़ा तो और भी हम इस पर खड़ा निर्णय लेंगे। एफडीआई के विरोध हम लोग पुरजोर कोयला जगत के जितने भी कर्मचारी हैं हम लोग कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ जो एफडीआई लाया गया है उसका हम लोग खिलाफ कर रहे हैं। और आज जितने भी कोल इंडिया के सब्सिडी है, सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसीसीएल, सब जगह जो है डिस्पैच ठप है। केंद्र सरकार जो है कोल इंडिया को भी कंगाल कर दिया। नरेंद्र मोदी 63,000 करोड़ रुपया यहाँ से जो है सो केंद्र सरकार लेके चल दिया। हम लोग कंगाल है और उसके बाद एक एफडीआई भी थोपने का काम कर रहे हैं और कोल इंडिया कंपनी को डिसइन्वेस्टमेंट में पार्ट तोड़ने का काम और तोड़ करके और ये मतलब विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में ये केंद्र सरकार बेचने का काम किया जा रहा है। एफडीआई के विरोध में कोयला उद्योग का पहिया थम गया है। धनबाद कोयलांचल स्थित कोल इंडिया की बीसीसीएल और ईसीसीएल की खदानें और परियोजनाएं ठप हैं। सेल की चासनाला कोलियरी में भी हड़ताल सफल दिख रहा है। भारतीय मजदूर संघ से संबंध अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ ने हड़ताल का आयोजन किया है। बीसीसीएल की प्रथम पाली में मजदूरों की उपस्थिति नगण्य थी। बरौरा ब्लॉक 2 गोविंदपुर कतरास में उत्पादन पूरी तरह ठप रहा। क्षेत्रीय कार्यालयों में कुछ उपस्थिति जरूर देखी गई। बीसीसीएल के तहत आउटसोर्सिंग कंपनियों में भी कोयले का उत्पादन ठप है। एफडीआई का विरोध कर रहे मजदूरों की हड़ताल का व्यापक असर झारखंड के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। उत्पादन, डिस्पैच, बिजली, पानी क्षेत्रों में भारी असर देखने को मिल रहा है। निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया के कापासारा आउटसोर्सिंग में संयुक्त मोर्चा के नेता छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अलग अलग जगहों पर हड़ताल पर हैं। वहीं लोधरा क्षेत्र के नॉर्थ साउथ तीसरा जिनागोरा में अब तक एक भी मजदूर ने हड़ताल के समर्थन में हाजिरी नहीं बनाई। एफडीआई के खिलाफ बीसीसीएल सेल के कोलियरों में संयुक्त मोर्चा की हड़ताल और भी गंभीर हो सकती है। इसका असर विभागीय उत्पादन और डिस्पैच पर देखने को मिल सकता है। वहीं कतरास क्षेत्र में संयुक्त मोर्चा ने काम बाधित कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ऐसा ही असर लोयाबाद, कनकनी, बांसजोड़ा, वासुदेवपुर कोलियरी में भी देखने को मिला है। देवघर के चित्रा कोलियरी में संयुक्त ट्रेड यूनियन की ओर से विदेशी निवेश के विरोध में हड़ताल प्रभावी बताई जा रही है। यहाँ लोडिंग कार्य प्रभावित है। कोलियरी में गाड़ियां खड़ी हैं लेकिन उत्खनन का कार्य जारी था। राजमहल की बात करें तो यहाँ सुबह 6 बजे से ही उत्पादन और डिस्पैच का कार्य पूर्णतः बाधित कर दिया गया। बंद समर्थक ईसीएल की राजमहल परियोजना के मुख्य चौराहे पर जमा थे। समझने की कोशिश करते हैं कि किस मानसिकता के तहत ये तमाम चीजें हो रही हैं और हड़ताल पर आखिर क्यों जाना पड़ रहा है बीसीसीएल सीसीएल कर्मचारियों को। हमारे साथ इस वक्त रांची स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं। जगन्नाथ साहू, आप केंद्रीय सचिव हैं कोलफील्ड मजदूर यूनियन के, आपका बहुत स्वागत है। नंद किशोर मुरलीधर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है।
जगन्नाथ जी, ये बताइए कि आखिर एफडीआई का विरोध एक कयास के तहत हो रहा है या वाकई कुछ ऐसा अनुभव कभी रहा हो जिस आधार पर आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं सरकार के इस फैसले का? देखिए, एफडीआई का जो विरोध हो रही है, एफडीआई का जो विरोध 28 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट और कैबिनेट में इसको जब पास किए, वैसे ही जो है मजदूरों में काफी आक्रोश पैदा शुरू हो गया। हेलो जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। मजदूरों में काफी आक्रोश, आप अपनी बात पूरी करें। मजदूरों में हेलो, हाँ, आप अपनी बात पूरी करें, हम सुन रहे हैं। हाँ, मजदूरों में जैसे ही केंद्र सरकार एफडीआई का जो 28 अगस्त को जैसे घोषणा किए कि ने कोल इंडिया में 100% जो है विदेशी पूंजी को लाने का जो निर्णय लिए, इसको सुनते ही कोयला मजदूरों में काफी आक्रोश, लोगों में इतना गुस्सा, जो कि आज ये गुस्सा देखने को मिला। आज पूरे कोल इंडिया में गुस्से की वजह क्या है? मतलब 2,80,000 कर्मचारी हैं। आज टोटल 2,80,000 कर्मचारी हमारे जो है सो एक दिवसीय हड़ताल में लोग मुस्तैदी से लोग खड़े रहे। और यदि इस पे सरकार नहीं मानती है तो आगे और भी जो है सो निर्णय लेने का हम लोग जगन्नाथ जी और निर्णय लेंगे। और पूरे देश में अंधेरा, आपको जो ऊर्जा आपका कोयला से ही आपका ऊर्जा पूरा देश जो है जगमगा रहा है। आज मजदूरों का जो मेहनत, सर हमारा सवाल सुन लीजिए ना, लगन, आज उससे पूरे देश में जो है, मेरा सवाल आप सुन रहे हैं? आज पूरे देश में जो है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देख रहे हैं जगन्नाथ साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बोलिए। हाँ, मेरा अगला सवाल है आपसे, क्योंकि ये समझना जरूरी है। एक तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, जो आपने बताया 2,80,000 कर्मचारी हड़ताल पर है, और आप चेतावनी दे रहे हैं कि यदि सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो पूरे देश को आप जहां भी रोशनी फैल रही है थर्मल पावर प्लांट के जरिए, वो अंधेरे में आप लोग तब्दील कर देंगे। आप लोग का ये कहना है, ठीक। अब सर सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि क्या वाकई एफडीआई यदि हो जाता है, विदेशी कंपनी यदि आ जाती है कोल बेल्ट में, तो मजदूरों की जिंदगी वाकई तबाह हो जाएगी, क्योंकि सरकार का अपना कंट्रोल तो होता ही है मॉनिटरिंग का सिस्टम पे। और दूसरा कि क्या यूं ही लूटने के लिए थोड़ी सरकार एफडीआई बुला रही होगी, कि कहीं न कहीं कुछ नॉर्म्स तो होंगे ही ना कि कैसे एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन दिया जाए, जिस तरीके से बीसीसीएल, सीसीएल एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करती रही है, और फिर एफडीआई के जरिए इन बातों का ख्याल भी रखा जाएगा। आप लोग इसमें आशंका क्यों लगती है? जी सर, ये आप जान रहे हैं कि हमारे इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे। 1973 में जो है कोल कंपनी को राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके पीछे आप जाके देखिए कि मजदूरों का स्थिति मजदूरों का स्थिति क्या था, जो कि हमारी इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, ये सारे चीज देख करके मजदूरों का जो समस्या, मजदूरों के साथ शोषण, ये सारे चीज वो देख करके, और 1973 में कोल इंडिया को जो है राष्ट्रीयकरण हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किए थे। और एक चीज भी आप सुन लीजिए कि आज मनमोहन सिंह के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का सरकार था, उसमें एफडीआई लाया गया था। उसमें जो अभी केंद्र की सरकार जो है, जो अभी प्रेजेंट केंद्र की सरकार जो है, उस समय आप जान रहे हैं कि छोटे दुकानदार, व्यापारी, ये वो फलना ढिकाना, सारे लोगों का ताला बंद हो जाएगा। तो वही हाल हम कोयला मजदूरों के साथ जो है सो, ये कोयला मजदूरों के साथ यही रहस्य जो है सो होने की संभावना रहेगा। नंदकिशोर मुरलीधर जी, जरा नेशनल व्यू में आपसे लेना चाहूंगा इस रूप में कि
एफडीआई 100% इन कोल सेक्टर, जिसको लेकर जो आशंका इन्हें है कि जिंदगी तबाह हो जाएगी, आजादी से गुलामी की ओर फिर से हम लोग आ जाएंगे। और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस वक्त 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण किया था और फिर उस तरीके का एक फैसला लिया गया जिससे कि मजदूरों के हितों की रक्षा हुई। अब सवाल यह है कि 1973 में गुजरे हुए कई साल गुजर गए, आज 2019 पर हम खड़े हैं। यह भी सच है कि झारखंड में या देश के दूसरे हिस्से में जहां भी कोयला उत्खनन होता है, पैरेलल लगभग उतना ही अवैध खनन भी होता है और कोई कंट्रोल सिस्टम उस पर नहीं लग पाया आज तक। अब सरकार की अपनी मजबूरी यह है, अब एक दावा तो इनका यह है कि 63,000 करोड़ का तो हमने रेवेन्यू दे दिया सरकार को, हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, एफडीआई आ जाएगा। लेकिन सर क्वालिटी प्रोडक्शन और क्वालिटी मैन पावर कितना रह गया, इस पर सवाल नहीं है क्या? देखिए, आपने जो सवाल किया वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और लेकिन मैं उसको वहां से शुरू करना चाहता हूं जी, जहां इस समस्या की मूल है। यूनियन का काम ही है विरोध करना, हड़ताल आज का सफल भी हुआ है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन विदेशी निवेश का जो निर्णय है सरकार का, वो एकदम सही है। इसके पहले स्वदेशी निवेश तो हो चुका है। आपको बता दें कि ये जो स्वदेशी निवेश तो पहले हो चुका था, और उस स्वदेशी कंपनियां विदेशी निवेश आ जा, स्वदेशी कंपनियां, हाँ, अभी काम चल रहा है। और मैं दावा करता हूं इनका एक भी नौकरियां इनकी तो खतरे में नहीं है। हमें ज्यादा कोयले की जरूरत है, हमारे ज्यादा पावर की जरूरत है, और सरकार ने जो मुझे जानकारी है, इनको बार बार इनसे कहा था कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। मैं कारणों पे अभी नहीं जाता, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, कारण चाहे जो हो, तब सरकार ने यह कदम उठाया है। और सरकार के इस कदम से जहां विदेशी तकनीकी भी आएगी और तेजी भी आएगी। मेरे पास एक अपुष्ट डाटा है, ये लोग जो प्रति टन कोयला अभी निकालते हैं, उससे जब विदेशी कंपनी आएंगी तो प्रति टन कोयला निकालने का जो दर है लगभग आधा हो जाएगा, ये अनुमान है अभी। तो ऐसे में ये जो लाभ है ये देश को होना है। रही बात, अगर हमारे देश के लिए नीति बना रही है तो सरकार बनाती है, और हम पहले देश के लिए जवाबदेह हैं, और देश के साथ हमारी ये देश की ही कोल इंडिया कंपनी है। तो निसंदेह इसके जितने भी जो भी इन एम्प्लॉइयों को लगता होगा, क्या जितनी जब इसका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था तो ऐसी ही बात की गई थी। अब देखिए ये कंपनी स्मार्ट हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट से एक शेयर रेट आया है, उसके बाद इसमें निवेश की संभावनाएं बनी है। मैं एक बात पूरी निष्ठा से कह सकता हूं कि अभी कोल इंडिया की स्थिति अच्छी है। संभव है विदेश की कंपनियां रुचि ले और हमारे देश की जो तकनीकी है उसका विस्तार मिले। हमें इस निर्णय को देखना चाहिए पॉजिटिव नजरिए से, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न कि आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध करें, हड़ताल करें। यही सवाल है सर, बात नहीं, सवाल यही है। जगन्नाथ जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। सर बता रहे हैं, जगन्नाथ जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। सर बता रहे हैं, सुनिए ना पूरा का मेहनत से कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है, जितना भी। सर पहले सवाल तो सुन लीजिए ना। सर क्या है ना, आप दो ही लोग हैं, एक बोलेंगे दूसरे से हम जवाब मांगेंगे, और इसीलिए हम आप ही से रूबरू हो रहे हैं। प्रश्न बस, विनम्र सवाल बस इतना सा है कि देखिए दर्जनों प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी हैं हमारे यहाँ कोल माइंस में, और वो अपने देश के ही हैं। इधर बीसीसीएल और सीसीएल का भी अपना माइंड है, और उसको लेकर मैक्सिमम पे उनका कंट्रोल भी है। एक प्रोडक्शन एक समय में, आज से 5 साल 10 साल पहले तक अच्छे खासे में हो रहा था, बीच में चीजें फिर गड़बड़ा गई, फिर धीरे धीरे चीजें रिवाइव करने की स्थिति में आई। इस बीच क्या है कि आप लोगों को लगता है कि जो चल रहा है वह उसी में संतुष्ट होना पड़ेगा, सरकार को भी, सिस्टम को भी। तो सर सवाल यह है कि यदि आपके हितों की रक्षा होती है एफडीआई आने से, और प्रोडक्शन बढ़ता है एफडीआई आने से, और लोगों को क्वालिटी मिलती है ज्यादा, तब जबकि स्वदेशी तमाम कंपनियों को सालों साल से आजमाया जा चुका है, तो फिर विरोध किस बात का? सर आज कोयला मजदूरों का मेहनत से कोल इंडिया जो है एक महारत्न कंपनी है सर।
इसमें कहाँ एफडीआई था? सर, वाजपेयी जी के समय में कई डेवलपिंग कंपनियां को आज डिसइन्वेस्ट किया गया था। मेहनत से कैटेगरी 1 कंपनी हमारा सारा कंपनी है सर, कहाँ एफडीआई था? आप एफडीआई को ला करके हमारे मजदूरों का शोषण करने का काम केंद्र सरकार करना चाह रही है, तो ये तो मजदूर कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है सर। ये मजदूरों के खिलाफ है। चूंकि यही सारा ठीक रहता तो हमारे पूर्व ये बताइए मजदूरों का शोषण कैसे होगा? क्या लगता है आपको? राष्ट्रीयकरण नहीं करते। आप ही सुनिए 1973 के पहले अरे प्रभु, आप ही से पूछ रहा हूं। को भी प्राइवेट मालिकों ने ही से बाहर निकलिए। 2019 में हम लोग बात कर ले जरा। आप ये बताइए कि आपको डर है कि मजदूरों का शोषण होगा? कैसे शोषण होगा जाइए समझाइए। एकदम होगा सर। कैसे बताइए ना, जानना चाहता है देश। हेलो, हाँ बताइए कैसे शोषण होगा मजदूरों का? हमारे मजदूरों का जो सुविधा है सर, उस पे कटौती। आप तो देख रहे हैं ना, आपका जो हमारे सीसीएल में जो कोयला निकाल रहे हैं, सीसीएल में जो कोयला निकाल रहे हैं, रेडी और क्या क्या, जाकर वहां पता करिए सर कि क्या स्थिति उन लोग का। हम लोग तो ये भी मांग चुके हैं सर कि ठेका मजदूरों को भी कोल इंडिया जो है सरकारी एम्प्लॉय घोषित करे। हम लोग तो ये भी डिमांड कर चुके हैं सर। यदि आप वर्तमान से भी संतुष्ट नहीं है जो सर, ठेकेदार के अंदर में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका जाकर हुलिया जो है सर, आप आपसे आग्रह कर रहा हूं पता कर ले सर क्या उन लोग किस स्थिति में है। सुन तो लीजिए ना, आप वर्तमान से भी असंतुष्ट हैं। हाँ सर, जो नीतियां हैं, जो मजदूरों का हाल है वर्तमान में, उससे आप आक्रोशित भी हैं, साथ में आपकी अपनी एक खास मांग भी है। और आक्रोशित हम लोग है सर एफडीआई से, सुन तो लीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट से। जो वर्तमान में मजदूरों की हालत ठीक नहीं है तो उससे आप आक्रोशित नहीं है, आप आक्रोशित हैं एफडीआई से। जी अच्छा, नहीं, इससे भी है सर। डिसइन्वेस्टमेंट जो है कोल इंडिया को पार्ट तोड़ने का, इससे भी हम लोग पूरा काफी नाराज है सर। कोल इंडिया एक कंपनी हम लोग माने हैं और इसी का हड़ताल जो है सो जी 100% जो है सो आज कोल इंडिया में हुआ है सर। क्या है जगन्नाथ जी, आप मुझे समझाइए, सॉरी नंदकिशोर जी, कि सर मजदूरों से ज्यादा यूनियन को चिंता तो नहीं है कहीं इनकी जो अपनी इनका जो अपना वजूद है और जो जिस तरीके से यूनियन हैंडल करता रहा है, वो वजूद खतरे में आ जाएगा एफडीआई आने से? देखिए, यूनियनबाजी की विदाई का समारोह थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूं, 1991 में ही शुरू हो गया था जी। और आपने देखा था कि किस तरह से हम लोग ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जो नीति है सरकार की, उसको स्वीकार किया था। मैं किसी सरकार या किसी राजनीतिक दल की नीतियां ये नहीं है, ये देश की नीतियां हैं। और जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूर कर रहे हैं तो क्यों नहीं कोल इंडिया के जो हमारी यूनियन ये तय कर दें कि ये जो हमारा विदेश से 20% कोयला आ रहा है, अगले साल हम नहीं आने देंगे। हम इतना कोयला प्रोडक्ट करेंगे, इतना प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, वो हो नहीं पा रहा है साहब। विदेश से कोयला आना वो नहीं आ पाएगा। तो ये एक सकारात्मक आंदोलन का दौर है मेरे समझ से। मैं समझता हूं कि जो यूनियन के आंदोलन है, आप तो समझ सकते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में भी आंदोलन होते रहे, लेकिन एक सकारात्मक आंदोलन हो सरकारी पॉलिसी के खिलाफ तो ये ज्यादा अच्छा होगा आंदोलन है सर। चलिए, आप जो जानना चाह रहे हैं मैं उसको साफ साफ कर दूं कि यूनियन की भूमिका सदैव एक सीमित दायरा में होती है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कूद रहे हैं, जब हमारा पूरा वैश्वीकरण की तमाम बिंदुओं पर हम सहमति जता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, तो क्या जब अमेरिका में आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को स्वीकार करना पड़ा कि हमने कोयला का क्षेत्र खोला है, जब हम दूसरे देश में भी जाने का हमें अवसर मिलेगा, उन देशों की तकनीकी हमारे देश में आएगी और सस्ता और अच्छा चीज या कोई मटेरियल्स हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो कोई पदार्थ हो, जब आम लोगों को उपलब्ध होगा तो आप बताएं, हम इन यूनियन के नेताओं की बात तो लंबे समय तक सुनते आए हैं। आप तो सिर्फ हड़ताल की बात पे ही हम आपकी बात सुनते आए हैं। कभी आपने तो रिसर्च की बात नहीं की कि हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में हम ये रिसर्च करेंगे। मैं तो झारखंड का हूं, एंथ्रेसाइट कोयला यहां मिलता ही नहीं, हमारा पूरा कोयला बिटुमिनस है। अगर हम
इस तरह के कोयला को लेके एक तो हमारा कोयला थोड़ा सा लो लेवल का, ऊपर से हम प्रोडक्शन में भी कमजोर हैं, तो कहीं ना कहीं देश का एक बोझ ईमानदारी से हमें उठाना होगा। बिल्कुल। और हम बता दें कि विदेश से आकर कोयला अगर भारत में सस्ता हो जाए तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी, चाहे वो कामगार के लिए हो चाहे अफसरों के लिए हो, पूरे कोल इंडिया के लिए हो। मैं पूरे कोल इंडिया से कहता हूं। और अगर आप एफडीआई के तकनीकों को समझे, अगर एफडीआई हो ही गया तो चिंता की बात क्या है, आप मोर्चा संभाल लीजिए, आप विदेशी कंपनियों को हराने का हौसला रखिए। कई विदेशी कंपनियां आई भारत में, मैं सहमत हूं। मुश्किल वहीं पे है नंद किशोर जी, मुश्किलें कहां आती हैं जब हम अपने दायरे को ब्लॉक कर लेते हैं और हमको लगता है कि हमको इसी लाइन पे चलना है, इतना ही स्टैंड लेना है। हम उसको जब तक विस्तारित नहीं करेंगे जगन्नाथ साहू जी कि हम अपनी सोच को क्रिएटिव वे में ले चलें, यदि मान लीजिए कि जो डिमांड थी मार्केट में प्रोडक्शन को लेकर, यदि वो हम क्वालिटी प्रोडक्शन दे पाते प्लस क्वांटिटी में भी हम वॉल्यूम में भी दे पाते तो सरकार को इस तरह के फैसले लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तब तो यूनियनबाजी, हड़ताल और इसी में हम लोग समय व्यतीत करते रह गए थे। सर, कोल इंडिया क्वालिटी भी दे रही है, कोल इंडिया केंद्र सरकार को अच्छा खासी रेवेन्यू भी दे रही है, और अभी कोल इंडिया का केंद्र सरकार ने खजाना भी ले लिया, तो लाखों करोड़ रुपया कोल इंडिया केंद्र सरकार को जो है सो सर प्रॉफिट। चलिए सर, हमारी शुभकामना जगन्नाथ जी आपको और आपकी पूरी टीम को इस पर विचार करें और संभवतः सरकार आपकी तमाम इन भावनाओं का ख्याल रख ही रही होगी कि जो भी एप्रीहेंशन है उसको सरकार दूर जरूर करने की कोशिश करे, क्योंकि ये बात तो सही है कि मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं होगी तो उत्पादन आखिर करेगा कौन। सिर्फ मशीन से उत्पादन तो होता नहीं है, वहां भी मैन पावर की आवश्यकता तो होती है, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध भी कितना सर्वथा उचित है, इस पर भी जरूर गौर कीजिएगा। आपका बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी, बहुत धन्यवाद नंद किशोर जी आपका, और आपने अच्छा विश्लेषण किया, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। तो समय शिखा में फिलहाल इतना ही। हाँ, इतना जरूर है कि जो हड़ताल जारी है उससे प्रोडक्शन ठप है। सरकार पर एक दबाव बनाने की रणनीति जरूर बन रही है, लेकिन सिर्फ दबाव बनाने के लिए दबाव बनाना कितना उचित है इस पर भी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा है आने वाले समय में। क्योंकि यदि हम आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपने आप को उस योग्य पैरेलल नहीं खड़ा करते हैं तो सिर्फ विरोध करना उचित नहीं कहा जाएगा। नमस्कार।